हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर फैमिली में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल से हमने सेल बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करी थी और आज उसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं। ये सारे जो एमसीक्यू हैं नीट के एमसीक्यू हैं, नीट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप बायोलॉजी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टॉपिक हमारा सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हम सारे कवर करेंगे इस सीरीज़ में पहले। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका, और अभी भी एक दो पार्ट और आएंगे इसके। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं इसमें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है। लेकिन इस दौरान आपको अपना समय कुछ अच्छी चीज़ों में लगाइए। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए या फिर किसी से बातचीत कर लीजिए, किसी को आपकी ज़रूरत है तो उससे बात कर लीजिए। लेकिन समय को गंवाइए मत। बहुत बुरा समय है लेकिन गुजर जाएगा। आप अपने समय का सही उपयोग करें। जितना ज़्यादा आप खुद को व्यस्त रखोगे उतना ज़्यादा जो अनावश्यक भ्रांतियाँ फैल रही हैं या फिर जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे उतना दूर रहोगे। आप अपनी स्टडी में टाइम लगाओ, किसी अपने की हेल्प में टाइम लगाओ, तो ये बेहतर रहेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, गोल्जी काय अनुपस्थित होता है इनमें से किस में गोल्जी काय अनुपस्थित होता है? उच्च पादपों में, ईस्ट में, जीवाणु व नील हरित शैवाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो गोल्जी काय जो है, गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं, गोल्जी बॉडी का पता है कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने करी थी, गोल्जी ने करी थी। ठीक, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है ये, मतलब एकक झिल्ली युक्त होता है। और ख़ास बात क्या है, प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट में गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे हम, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, कल भी बताया था मैंने। ये लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं। तो किस में अनुपस्थित होता है? जो गोल्जी बॉडी की खास बात है कि यह केवल यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो यूकेरियोट्स में पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि यह इनमें से क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें नहीं होगा। और प्रोकैरियोट्स में कौन से आते हैं? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जल अपघटन एंजाइम युक्त झिल्लीदार थैले जो दीर्घ अणुओं के अंतराकोशिकीय पाचन का नियंत्रण करते हैं वो हैं, क्या है? अंतःप्रदर्भी जालिका है, न्यूक्लियोसोम है, लाइसोसोम है, या फेगोसोम है? देखिए क्या कह रहे हैं कि अंतराकोशिकीय पाचन का नियंत्रण। देखिए जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम समझ लीजिए, लाइसोसोम को दूसरा नाम ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी। तो जहाँ पर भी पाचन से संबंधित बात पूछी जाए तो एक बात तुरंत ख्याल में आ जानी चाहिए कि डाइजेस्टिव बॉडी हम इसको बोलते हैं, या हिंदी में कहूँ तो पाचन काय। पाचन काय किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। तो पाचन काय है, पाचन इसका मुख्य कार्य है, पाचन इसका मुख्य कार्य है। और जो बोल रहे अंतरा कोशिकीय पाचन का नियंत्रण करते हैं, तो आंसर तो हो गया हमारा लाइसोसोम। ठीक है, और इसके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं? आप एक तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये जब इसकी सेल्स डैमेज होती हैं तो स्वभक्षण करता है ये, तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। एक ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो है, एक तो माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस, माइटोसिस सुना? माइटोसिस का मतलब समसूत्री जो विभाजन होता है उसका प्रारंभन लाइसोसोम करता है। इसके अलावा बाह्य पदार्थों का पाचन, मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर जो बाहर बाहर से पदार्थ आएंगे, मान लीजिए ये कोई सेल है, बाहर से जो पदार्थ आएंगे उनको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। एक तो ये हो गया। दूसरा अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतरा कोशिकीय पाचन। तो ये क्या करते हैं, मतलब जल अपघटक एंजाइम इनमें पाए जाते हैं और ये
दीर्घ अणुओं के अंतराकोशिकीय पाचन का नियंत्रण करते हैं। एक तो ये बात हो गई अंतराकोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन भी इनमें होता है, और स्वलयन जिसको ऑटोलिसिस या स्वभक्षण भी कहते हैं। तो ये इनके मुख्य फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। पादप कोशिका में परोक्सीसोम्स जुड़े होते हैं। पादप कोशिका में परोक्सीसोम जुड़े होते हैं प्रकाशीय श्वसन से, फोटोट्रोपिज्म से, प्रकाश कालांतर से या प्रकाश संश्लेषण से। समझ लीजिए थोड़ा, परोक्सीसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या हम बोल सकते हैं कि एकक झिल्ली युक्त होते हैं। परोक्सीसोम क्या होते हैं, एकक झिल्ली, केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है इनमें, तो एकक झिल्ली युक्त हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और जो खोज है इनकी ये टॉलबर्ट ने की थी। परोक्सीसोम की खोज किसने की थी, टॉलबर्ट ने। तो ये ध्यान रख सकते हैं, टॉलबर्ट ने इनकी खोज करी। और परोक्सीसोम्स जो होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और बहुत सारे एंजाइम इनमें होते हैं, ग्लाइकोलेज, ऑक्सीडेज, इस टाइप के इनमें एंजाइम होते हैं। और जंतुओं की किडनी और लिवर सेल्स में ये पाए जाते हैं मेनली। जो एनिमल्स होते हैं, मतलब हम लोगों में क्या होगा, लिवर सेल्स में और किडनी सेल्स में ये पाए जाते हैं। और इनका काम हमारे इसमें क्या होता है, तो जो हमारा फैट होता है, फैट मतलब लिपिड जो होता है हमारा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। लिपिड उपापचय बोल सकते हैं, तो लिपिड उपापचय से संबंधित होते हैं या वसा उपापचय से संबंधित होते हैं। C3 प्लांट्स में केवल ये मिलते हैं। और जो इनका जो एक एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को, जुगनू सुना, जुगनू, जुगनू फायरफ्लाई, फायरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रात को चमकता है ना अंधेरे में, तो उसमें लूसीफेरेज एंजाइम जो होता है उसमें भी परोक्सीसोम होता है। यूँ कह सकते हैं कि परोक्सीसोम के कारण ही वो क्या करता है, चमकता है, क्योंकि उसमें लूसीफेरेज एंजाइम होता है जिसके कारण वो क्या होता है, रात को चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। और हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक पादप कोशिका में परोक्सीसोम्स जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं। तो जब प्रकाशीय श्वसन होता है परोक्सीसोम में, तो ये प्रकाशीय श्वसन से जुड़े होते हैं। परोक्सीसोम में जो पादप कोशिका से जुड़े होते हैं वो प्रकाशीय श्वसन से जुड़े होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन से संबंधित होते हैं ये। मतलब क्या होता है कि जो C3 प्लांट्स में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, एक वेस्टफुल फिनोमिनन है। क्या है, जो फोटो रेस्पिरेशन है ना, वो प्लांट्स में क्या है, वेस्टफुल फिनोमिनन है, वेस्टफुल फिनोमिनन। अब वेस्टफुल फिनोमिनन क्यों, देखो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे जनरली हम लोगों का रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वेस्टफुल इसमें क्या होता है, सेम ऐसे होता है कि ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालबियानी वलय पप्स स्थल होते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण के, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के, पॉलीसैकेराइडों के संश्लेषण के या वसा के संश्लेषण के। बालबियानी वलय ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बालबियानी वलय जो है उसके बारे में समझ लीजिए। बालबियानी वलय जो बोला जाता है, क्या होता है, बालबियानी वलय क्षेत्र में जो डीएनए के रज्जुक होते हैं, डीएनए के रज्जुक जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए के रज्जुक अकुंडलित होकर सक्रिय हो जाते हैं और एमआरएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, एमआरएनए की अनेक एक तरह से प्रतिक्रिया बनाते हैं। ठीक है, अभी समझिए ज़रा सा, जो आपका होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम सुना आप लोगों ने, तो इससे रिलेटेड है ये। पॉलीटीन जो क्रोमोसोम होता है इसको हम एक तो लार ग्रंथि गुणसूत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये
कीटों की लार ग्रंथि में पाया जाता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। और इसके अलावा पॉलीटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संख्या में इसमें क्रोमोनिमेटा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, इनकी खोज की थी बाल्बियानी ने। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की किसने? बाल्बियानी ने। अब देखो, बाल्बियानी ने पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की, लेकिन होता क्या है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र कुछ स्थानों पर कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो इन्हीं को बाल्बियानी रिंग्स या क्रोमोसोमल पप्स कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान पे वो फूल गया। जैसे क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो ये बोल रहा है कि जो बाल्बियानी वलय है, पॉलीटीन गुणसूत्र में यह पाया जाएगा। पॉलीटीन गुणसूत्र क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में गुणसूत्र जुड़े होते हैं तो इसलिए इसको पॉलीटीन नाम दिया। ठीक है, बाल्बियानी ने खोज की। बाल्बियानी वलय किसको कहते हैं? जब क्रोमोसोम किसी स्थान में फूल जाता है तो फूल जाएगा, पप्स बनाएगा, तो उसको हम बाल्बियानी रिंग्स भी बोलते हैं, बाल्बियानी पप्स भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल पप्स भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, mRNA का, इसका सिंथेसिस होता है या संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण। चलिए, तो बाल्बियानी वलय स्थल होते हैं किसके? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के। चलिए, अब देखिए आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला सम्मोलन कहलाते हैं। आंतरिक कला सम्मोलन क्या कहलाते हैं? लेमिली, ग्रेना, थाइलेकोइड्स, क्रिस्टी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? क्रिस्टी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, बताया था ना, क्रिस्टी कहते हैं। ये क्या होता है, आंतरिक कला का जो सक्रिय क्षेत्र होता है उसको बढ़ा देते हैं। चलो खैर, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी शिखर स्थल होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, दीर्घाणुओं के विखंडन के, प्रोटीन संश्लेषण के, फ्लेबोप्रोटीन्स के, फॉस्फोरिलेशन के, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के। तो आंसर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है कि ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के, क्योंकि क्रिस्टी क्या होते हैं, छोटे कण होते हैं, इनको हम प्राथमिक कण बोलते हैं। F0 F1 कण कल बताया था ना, तो F0 F1 कण, ठीक है, होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, एटीपीएज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोरिलेशन के दौरान इसमें क्या होता है, एटीपी संश्लेषण होता है। एटीपी संश्लेषण, ऊर्जा निर्माण एक तरह से बोल सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, चपटी कला से जुड़ी सिस्टर्नी युक्त व केंद्रक के निकट पाए जाने वाला अंग है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपटी कला से जुड़ी सिस्टर्नी युक्त व केंद्रक के निकट पाया जाने वाला अंग है। गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रियन है, सेंट्रियोल है या केंद्रिक है? देखिए, आंसर हो जाएगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में सिस्टर्नी युक्त व केंद्रक के निकट पाया जाने वाला एक अंग है। गोल्जी काय का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें सिस्टर्नी देखने को मिलेगा। सिस्टर्नी क्या होता है कि एक थैले जैसी ये रचना होती है, थैले सदृश रचना। तो थैले जैसी रचना है सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी का जो मतलब जो नंबर्स होते हैं गोल्जी उपकरण में, वो 3 से 20 तक इनकी संख्या होती है और एक दूसरे पर ये विन्यासित रहते हैं। इसके अलावा इनका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक ये इनका डायमीटर होता है। और सिस्टर्नी जो होती है वो क्या होती है, गोल्जी उपकरण के एक सिरा तो उसका क्या होता है, केंद्रक झिल्ली की तरफ रहता है, और एक दूसरा सिरा वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली की तरफ होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस का क्या होगा, सिस्टर्नी का जो एक सिरा आपका सेल वॉल की तरफ होगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, केंद्रक झिल्ली की तरफ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। नेक्स्ट देख लीजिए, वसा अम्लों को शर्करा में परिवर्तित करने वाली क्रियाओं की श्रृंखला जो जंतुओं में नहीं पाई जाती है। क्रेब्स चक्र, ऑर्निथियन चक्र, ग्लाइकोक्सिलेट चक्र या ग्लाइकोलाइसिस।
जो कौन सा चक्र जो किस में नहीं पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा, जो आंसर इसका हो जाएगा ग्लाइको ऑक्जेलेट जो चक्र होता है वह जंतुओं में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादप संरचनाएं होती हैं, जैसे पुंकेसर होता है, बीज होता है, ठीक है, तो वसाधानी उसमें होती है। तो ये क्या करती है, जल अपघटित कर दी जाती है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होती हैं, और जिसमें क्या होता है, ग्लायोक्सी चक्र होता है, इसमें ग्लायोक्सी चक्र में। तो ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विस्तारण वृद्धि होती है, केवल कोशिका आयतन में वृद्धि, केवल कोशिका संख्या में वृद्धि, केवल ऊतक में वृद्धि, अंतर कोशिकीय पदार्थ में वृद्धि। तो जब जो मल्टी सेलुलर जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि 3 टाइप की वृद्धि होती है। एक तो विस्तारण वृद्धि, ठीक है, विस्तारण वृद्धि में क्या होता है, केवल कोशिका के आयतन में वृद्धि होती है, कोशिका का केवल आयतन बढ़ेगा, संख्या सेम रहेगी, नंबर क्या होगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, केवल आयतन बढ़ेगा। पहली बात, कौन सी वृद्धि, विस्तारण वृद्धि। एक वृद्धि होती है गुणन वृद्धि, ठीक है। तो गुणन वृद्धि में क्या होता है, गुणन वृद्धि में नंबर में वृद्धि होती है, संख्या बढ़ती है। गुणन वृद्धि में क्या होता है, संख्या बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक तीसरी टाइप की वृद्धि होती है, उसको हम बोलते हैं अभिवृद्धि वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि शरीर के जो कुछ विशिष्ट स्थान होंगे उसमें कोई विशेष कोशिका में समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। कोई विशेष कोशिका में अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है, वहाँ मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी समसूत्री विभाजन से थ्रू। तो वृद्धि जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेस के लिए है, ठीक है। विस्तारण वृद्धि में केवल कोशिका का आयतन बढ़ेगा, गुणन वृद्धि में संख्या में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए आंसर बताइए। विस्तारण वृद्धि होती है केवल कोशिका आयतन में वृद्धि, केवल कोशिका संख्या में वृद्धि, वसाऊतक में वृद्धि, या तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल कोशिका आयतन में वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कशाभिका में पाया जाता है। देखो, इकाई कला से घिरा तंतु, प्रोटीन कला से घिरा तंतु, 9+2 कला से घिरी रचना, हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। चलो तो इसको समझ लेते हैं हम कि जो कशाभिका सुना, फ्लैजिला, देखिए फ्लैजिला इसको हम बोलते हैं, फ्लैजिला और सीलिया दो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, फ्लैजिला और सीलिया। इनको हम बोलते हैं हिंदी में पक्षमाभ और कशाभिका बोलते हैं। और इनका जो काम होता है वैसे गति से संबंधित ये होते हैं। अच्छा समझिए ज़रा सा, जो आपका सीलिया और फ्लैजिला है वो क्या होते हैं, बाहर से तो अलग अलग दिखने में होते हैं, लेकिन जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह सेम होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। फ्लैजिला में क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित होता है, और सीलिया में सीलिया उपस्थित होता है। देखिए सीलिया और फ्लैजिला में जो अंतर होता है, देखो मान लीजिए ये कोई सीलिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर कोई न्यूक्लियस होगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सीलिया। ये क्या है, सीलिया, ठीक, या क्या है, पक्षमाभ हैं। लेकिन जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह से होता है, इस तरह से, ये फ्लैजिला है, ऊपर से जो दिख रहे हैं ये फ्लैजिला है। तो सीलिया और फ्लैजिला, यहाँ भी कोई वो मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो फ्लैजिला होता है उसका काम क्या होता है, गति करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना में आपको देखने को मिलता है, यूग्लिना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो फ्लैजिला है ये आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम में। इसका काम क्या है, गति तो मुख्य कार्य दोनों का ही है, गति। ये पैरामीशियम को भोजन, ठीक है, फूड भी देता है, फूड, और इसके अलावा संवेदना जो होती है, संवेदना, ठीक है, संलग्न वो रह पाता है, संलग्न रह पाता है, तो वो भी इसका काम है। तो ये सीलिया और
फ्लैजेला होते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पूछा क्या गया है, इनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कसाबिका में कैसा पाया जाता है। ये जो है 9+2 जो होता है, 9+2 जो व्यवस्था होती है वो यूकैरियोट्स में होती है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, 9+2 होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु होते हैं या 0+1 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा हेलिकली व्यवस्थित प्रोटीन अणु। 9+2 का ध्यान रखना, यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है, कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य होता है। वसा संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, स्टीरॉयड संश्लेषण। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। दो टाइप्स के ये होते हैं, एक को हम बोलते हैं SER और एक को बोलते हैं हम RER। ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। ठीक है, और ये क्या है, स्मूथ ER, स्मूथ। ठीक है, या सॉफ्ट बोल सकते हैं। अब देखिए क्या अंतर है, कणिकामय को हम बोलते हैं रफ, कणिकामय क्या होगी, रफ अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए क्या कह रहा है कि कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए जो पहले SER का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिपिड और ग्लाइकोजन संश्लेषण होता है। लिपिड संश्लेषण, लिपिड और ग्लाइकोजन, लिपिड और ग्लाइकोजन, ये किसका है, SER का फंक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो हमारा RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कहलाता है सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर या क्रोमोसेंटर। तो आंसर हो जाएगा इसमें जो क्रोमोसेंटर होता है, क्रोमोसेंटर क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्रोमोसेंटर पर क्या होते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं। ये बताया ना, क्रोमोसेंटर पे पॉलीटीन गुणसूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र जुड़े हुए होते हैं, गुणसूत्र संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए पॉलीटीन गुणसूत्र बोला। और इसका साइज़ क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। और पॉलीटीन नाम किसने दिया था, नाम क्या, खोज किसने की थी, तो बालबियानी ने की थी। बालबियानी रिंग्स अभी बता रहा था ना, वही पॉलीटीन गुणसूत्र है। तो ये क्या होते हैं, क्रोमोसेंटर से जुड़े हुए रहते हैं, क्रोमोसेंटर से पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं। और ये क्या होता है, मतलब जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसको केंद्रकों में, ये इसके केंद्रकों में बिखरा हुआ इस टाइप से होता है। तो क्रोमोसेंटर से जुड़े हुए रहते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र, जो हैं जुड़े हुए दिखाई देते हैं किससे, क्रोमोसेंटर से। आगे देखिए, डेस्मोसोम्स संबंधित होते हैं। डेस्मोसोम्स साइटोलाइसिस से, कोशिका विभाजन से, कोशिका एडहेरेंस से या कोशिका उत्सर्जन से। देखो जो डेस्मोसोम्स होता है वो क्या है, कोशिका दृढ़ता कारक पदार्थ है। ये ध्यान रखना हमेशा कि डेस्मोसोम्स क्या है, दृढ़ता कारक पदार्थ है। कोशिका को दृढ़ता कारक प्रदान करने वाला दृढ़ता कारक पदार्थ है, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़कर मजबूती प्रदान करते हैं, जाहिर सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका एडहेरेंस से, कोशिका एडहेरेंस से। तो कोशिका को इंटरफेज में जो द्रव होता है ना, इंटरफेज में जो कोशिका के अंदर द्रव होता है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। ये तो दृढ़ता कारक पदार्थ होता है, डेस्मोसोम्स आपस में जुड़कर मजबूती प्रदान करते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, जल अपघटक एंजाइम की, लाइपोप्रोटीन की, पॉलीराइबोसोम्स की या DNA लाइगेसेस की।
आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। बताया था कि थैली जैसी रचनाएं हैं, एकल झिल्ली युक्त हैं, ठीक है, सिंगल सेल, सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसमें क्या होता है कि जो अम्ल होता है, अम्ल अम्ल कौन सा, जल अपघटक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलेजेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या होते हैं, जल अपघटक जो एंजाइम होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, हाइड्रोलेजेज, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर उपस्थित जीन सामान्यतः मातृत्व आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं, सदैव पैतृक पूर्वज से आते हैं, केंद्रीय जीनों की तरह बाईपेरेंटल आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं या आनुवंशिक नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर जो जीन होते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कोशिका द्रव्य के द्वारा आनुवंशिक होते हैं, सामान्यतः क्या करते हैं, मातृत्व आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इसमें, जो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता है, ये जाइगोट में, इसमें क्या होता है, जाइगोट में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक, तो मादा युग्मक होता है, इस कारण से यह क्या होता है, मातृक आनुवंशिकता से जुड़ा होता है या मातृत्व आनुवंशिकता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, कुछ एंजाइम जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े होते हैं उपस्थित होते हैं, लिपोसोम्स में, गोल्जी काय में, माइक्रोसोम्स में या ग्लाइऑक्सी में। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या होगा, जो हमारा ग्लाइऑक्सी में होता है, किसमें, ग्लाइऑक्सी में। ग्लाइऑक्सी क्या होते हैं, जो ग्लाइऑक्सीसोम्स इसको बोलते हैं हम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये भी क्या है, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, समझिए। जो ग्लाइऑक्सीसोम्स होता है, ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है, ये पहली बात, ये किस में, केवल प्लांट्स में पाया जाता है, केवल प्लांट्स में ये पाया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम्स। और इसका जो काम होता है, मेनली जो इसका फंक्शन होता है, ये तो बसीय बीजों में बोल सकते हैं या द्वार कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और इनमें क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इनमें पाया जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इनमें पाया जाता है। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिया एक तरह की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोजेनेसिस भी हम बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ये देख लीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस, SIS, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, वह इसमें ये दर्शाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम दर्शाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है वही पूछ रहा है यहाँ पर, जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड या फैटी एसिड, अमीनो एसिड या फैटी एसिड या बसीय अम्ल, ठीक है। क्या होता है, इनसे ये टूट कर क्या होता है, इनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो वही पूछा जा रहा है, कुछ एंजाइम जो वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन से जुड़े होते हैं, वसा को किसमें, फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो वो एंजाइम कौन से हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स पर वो एंजाइम पाए जाते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूकोजेनेसिया या, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। आगे देखिए, किस अंग में एकल कला होती है, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में या स्फेरोसोम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो स्फेरोसोम्स में क्या होता है, एकक कला होती है। और स्फेरोसोम्स भी केवल पादपों में, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। स्फेरोसोम्स भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल है, ये कोशिकांग है एक तरह का, और ये भी क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है वो SER से होता है, SER बताया ना अभी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका निर्माण होता है। और एकक झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं। काम इनका क्या होता है, तो ये फैट सिंथेसिस, वसा संश्लेषण में कार्य करते हैं, लिपिड सिंथेसिस भी करते हैं और संग्रहण भी करते हैं, ठीक है।
तो इस फेरोसोम्स को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी तरह से ग्लायोक्सिसोम्स था, तो ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। छोटी छोटी ये संरचनाएं होती हैं सेल के अंदर। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में, यह गोल्जी काय में। तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम बहुत बार डिस्कस कर चुके। प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कौन सा अंगक है, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, अंतःप्रदर्भी जालिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा ईआर। ईआर क्या होता है, अभी बताया था ना। ईआर क्या होता है, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा हुआ कोशिका अंग है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मतलब जो हमारा होता है राइबोसोम पे तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, पर जो ऑक्सीसोम जो होता है पेरोक्साइड को उत्पन्न करता है और अपघटित करने के लिए ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन के जो ग्लाइकोसाइलेशन से जुड़ा कोशिकांग है वो हमारा क्या है, अंतःप्रदर्भी जालिका है। क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन बोल रहा है ना। राइबोसोम पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया पर एटीपी संश्लेषण होता है, ठीक है। और जो पेरोक्सीसोम होता है वो पेरोक्साइड उत्पन्न करता है, पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड मतलब एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पेरोक्सीसोम के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पेरोक्साइड का निर्माण करता है, मतलब H2O2 का निर्माण करता है। और ये H2O2 जो है ना पेरोक्साइड, ये एक तरह का क्या बोलते हैं, टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉक्सिक जहरीला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है। पेरोक्सीसोम वही है, मैंने बताया था ना कि पेरोक्सीसोम जो है उसमें फायरफ्लाई मतलब जो जुगनू है, जुगनू में क्या है, लूसीफेरेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि पेरोक्सीसोम में ही पाया जाता है, ठीक है। तो H2O2 पेरोक्सीसोम क्या करता है, पेरोक्साइड बनाता है। अरे दोबारा से सुन लो एक बार। राइबोसोम पे प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता इसलिए। और पेरोक्सीसोम जो है H2O2 पेरोक्साइड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसको बोलते हैं। और ये क्या है, एक वेरी टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है। और अंतःप्रदर्भी जालिका तो बता ही दिया, अंतःप्रदर्भी जालिका। और अंतःप्रदर्भी जालिका में ही ग्लाइकोसाइलेशन का काम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पे एटीपी सिंथेसिस होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अंतःप्रदर्भी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।